हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 162 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन उन चारों डीमंस को अपने पास एक स्किल निकाल कर देता है। ये देखकर मास्टर चिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं, ज़ूफेन तुम इन चारों को एक रियल डीमन बनाने वाले हो। तुम्हारी ये 4th डिवीजन वाली टेक्निक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही ये अपनी रेडियंट स्टेज के 3rd लेवल पर है। तुम्हारी इस टेक्निक को सीखने के बाद ये अपनी रेडियंट स्टेज के 6th लेवल पर चले जाएंगे और इनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज़ूफेन मास्टर चिंग से कहता है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, 4th डिवीजन टेक्निक है ही ऐसी। इसको कम्प्लीटली मास्टर करने के बाद ये चारों अपनी अपनी एबिलिटीज को फुल यूज कर पाएंगे। ना सिर्फ अपनी एबिलिटीज को बल्कि ये एक दूसरे की एबिलिटीज को भी यूज कर पाएंगे। यही इस फॉर्मेशन की खासियत है। इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद इनके पास स्पीड होगी, पावर होगी, मूवमेंट्स होगी और डिफेंस भी होगा। ये चारों रियल मॉन्स्टर्स बन जाएंगे। और रही बात इनकी प्रोफाउंड राम के 3 लेवल्स को अप करने की, तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब ये इस 4th डिवीजन टेक्निक को मास्टर कर लेंगे तो उनकी ये पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3 लेवल से नहीं बल्कि 6 लेवल के साथ बढ़ेंगे। क्योंकि इस फॉर्मेशन का काम इनकी पावर्स को डबल करना है और जब इनकी पावर्स डबल होंगी तब ये अपनी रेडियंट स्टेज के 6th लेवल पर होंगे और जो डबल होकर 9th लेवल पर चली जाएगी। और अगर ये इस मेरी फॉर्मेशन अरे को मुकम्मल तौर पर मास्टर कर लेते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये अपनी रेडियंट स्टेज की पीक पर चले जाएंगे। मास्टर चिंग ज़ूफेन की बात सुनने के बाद चिल्लाकर कहते हैं, भाई तुम्हें इस तरह का खजाना मिला कहाँ से है? ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जो किसी को भी रेडियंट स्टेज की पीक पर ले जा सकती है। इस तरह की पावर तो मेरे पास होनी चाहिए थी। मास्टर चिंग ज़ूफेन से कहते हैं, ज़ूफेन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी सीक्रेट क्लैन के कोई बहुत बड़े हेड हो, फिर तुम्हारा कोई अपना पूरा सेक्टर है? हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स कहाँ से आती हैं? तुम इतने ज्यादा पावरफुल किसी को कैसे बना सकते हो? ज़ूफेन हंसना शुरू कर देता है और मास्टर चिंग से कहता है, ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैं बता नहीं सकता। वो चारों डीमन भी ज़ूफेन की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। स्क्रूक डीमन आगे बढ़ता है और कहता है, हमें कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारी इस 4th डिवीजन वाली फॉर्मेशन को मास्टर करेंगे, लेकिन क्या हमें तुम उस टूटे हुए स्पिरिचुअल वेपन की कीमत अदा कर सकते हो? ज़ूफेन उसे कहता है, कोई मसला नहीं। और साथ ही वो अपनी गोल्डन क्विक सैंड और साथ में अपनी ब्लू फायर को यूज करते हुए अपने पास से एक और स्पिरिचुअल वेपन बना देता है। ये देखकर वो चारों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ूफेन उनसे कहता है, लो तुम्हारा स्पिरिचुअल वेपन जो मैंने तोड़ दिया था अब ये पहले वाले से ज्यादा बेहतर हो गया है और पहले वाले से ज्यादा अच्छा भी है। ये देखकर वो चारों डीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बटलर ज़ूफेन तुम तो बहुत ज्यादा ऑसम हो। लेकिन स्क्रूक डीमन फिर से आगे बढ़ता है और ज़ूफेन से कहता है, बटलर ज़ूफेन मुझे उस बूढ़े आदमी की रिंग और उसके कपड़े भी चाहिए। मास्टर चिंग चिल्लाकर उसे कहते हैं, मैं तुम्हें अपने कपड़े क्यों दूंगा? ज़ूफेन भी उसे कहता है, हम लोग तुम्हें इसके कपड़े क्यों देंगे? स्क्रूक डीमन हंसते हुए कहता है, जब तुम लोगों ने हमारे पर अटैक किया था और हम लोग बेहोश हो गए थे, उसी वक्त उस बूढ़े आदमी ने मेरे हाथ से ये चीजें वापस ले ली, वरना वो मेरे हाथ से ये सारी चीजें नहीं ले सकता था। मास्टर चिंग चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, ये तो शुरुआत से ही मेरी चीजें थी जो तुमने मुझसे छीनी थी। अगर मैंने अपनी चीजें वापस ले ली हैं तो इसमें क्या गलत है? और ऊपर से तुम ये किस तरह का लॉजिक दे रहे हो कि हमने तुम्हारे हाथ से ये सारी चीजें छीनी है? ज़ूफेन गुस्से के साथ स्क्रूक डीमन की तरफ देखता और कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े लालची हो, तुम्हारा कैरेक्टर नहीं चेंज हो सकता, लेकिन कभी भी मेरे लोगों के ऊपर इस टैक्टिक्स को यूज मत करना, वरना तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वायलेंट डीमन आगे बढ़ता है और स्क्रूक डीमन के सर में मारते हुए कहता है, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा लालची है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और साथ ही वायलेंट डीमन उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है, बटलर ज़ूफेन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी बहुत ही बुरी, जब भी इससे कोई चीज पसंद आ जाती है ये उसके लिए कुछ दिन तक रोता रहता है और इसी तरह चिल्लाता रहता है और गालियां देता रहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मास्टर चिंग और ज़ूफेन दोनों ही कहते हैं, तो इसका मतलब अगले कुछ दिन तक ये हमें इसी तरह परेशान करने वाला है। ज़ूफेन सोच रहा होता है, लगता है कि जब इन चारों को मैं अपनी लू फैमिली में वापस लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, मुझे अपनी सिक्योरिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ना ये तो मेरी लू फैमिली से ही बहुत सारी चीजें चुरा लेगा। ज़ूफेन उनसे कहता है, चलो ठीक है, अपना झगड़ना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग थंडरस्टॉर्म माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, तुम सब लोग वहाँ पर पिछले 60 साल से थे, तुम्हें रास्ता अच्छी तरह से पता होगा, हमें रास्ता बताओ। वो चारों डीमन से कहते हैं, हम लोग तुम्हारे साथ जाना तो चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं सकते। ज़ूफेन कहता है, इस बात का क्या मतलब है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते? वायलेंट डीमन उसे कहता है, लगता है कि तुम इस बात को भूल गए हो, थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें बताया था कि हमने एक बच्चे के साथ वादा किया था, हम उससे एक बेट को हार गए थे और हमने उससे कहा था कि हम उसके लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके लाएंगे। हम चारों डीमंस बहुत ज्यादा प्राइडफुल हैं, हम लोग अपने वर्ड से पीछे कैसे हट सकते हैं, हम उसे जाकर इंग्रेडिएंट्स जरूर देंगे। ज़ूफेन कहता है, अगर कोई और इस तरह की बात करता तो मैं उसको नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब ये चारों क्योंकि मेरी फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं, अगर मैं इनकी बात को नहीं मानता और इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता और इनकी इस बेट को पूरा करने में मदद नहीं करूंगा तो ये सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ, मैं इन सबको फोर्स कर सकता हूँ अपनी बेट को तोड़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो बाद में इन सबको टीच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज़ूफेन उन सबसे कहता है, चलो भी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम उस लड़के को जाकर इंग्रेडिएंट्स देते हैं और उसके बाद हम लोग थंडरस्टॉर्म माउंटेन की तरफ चलेंगे। वायलेंट डीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो? तुम हमारे साथ वहाँ पर चलोगे और क्या वाकई में तुम्हारे पास
इंग्रेडिएंट्स हैं? जूफेन कहता है हाँ मेरे पास है। वायलेंट डीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाकी के भाइयों से कहता है देखा मैंने तुम लोगों से कहा था कि परफाउंड राम के यहाँ पे रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स के पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। चलो अब जल्दी से इन दोनों को पीटते हैं और इनसे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। जूफेन में उन चारों की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इन चारों का रिएक्शन बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं किसी ट्रैप में फंसने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में वो चारों जूफेन को एक माउंटेन के ऊपर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो छोटा लड़का बैठा होता है। वो लड़का वहाँ पर पत्थर के ऊपर बड़े ही आराम से बैठा होता है। जूफेन उन सभी के साथ जैसे वहाँ पर उतरता है उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है। जूफेन कहता है मुझे अभी भी बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सामने एक मॉन्स्टर बैठा है जो मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। मुझे इस लड़के को देखकर इतना ज्यादा डर क्यों महसूस हो रहा है, ये तो सिर्फ 10 साल का होगा, इससे ज्यादा का नहीं। मास्टर जिंग जूफेन से कहते हैं बटलर जूफेन ये लड़का तो अपनी रेडियंट स्टेज की सेकंड लेयर पर है। जूफेन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जूफेन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई ओल्ड मॉन्स्टर है जिसकी उम्र हजारों साल है, लेकिन इसकी बॉडी यहीं पर रुकी हुई है, ये एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में है। अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये कोई बूढ़ा मॉन्स्टर नहीं है तो फिर इसका मतलब तो यही है कि ये 10 साल की एज में रेडियंट स्टेज की सेकंड लेयर पर पहुंच गया है। ये तो वाकई में जीनियस लड़का है। जूफेन उन चारों डीमंस की तरफ देखता है और कहता है इन चारों ने मुझसे कहा था कि इन्होंने एक शर्त हारी है, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जरा इनकी तरफ देखो ये कैसे डर के मारे कांप रहे हैं। जूफेन कहता है इन सब लोगों ने जानबूझकर इस बात को मुझसे छुपाया है, लगता है कि ये मुझे किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो तुम चारों वापस आ गए हो, अगर तुम सब लोग यहाँ पर आने से लेट हो जाते तो फिर मैं यही समझता कि तुम लोग यहाँ से भाग गए हो और मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ता। वो उठकर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। वायलेंट डीमन चिल्लाकर उसे कहता है हम लोग दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, हम लोग पहले भी 2 बार भागने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमें पता है तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो लड़का उनसे कहता है तुम्हारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या तुम इंग्रेडिएंट्स लेकर आए हो? जूफेन सोच रहा होता है ये चारों डीमंस हमारे सामने तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे और बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, लेकिन इस लड़के के सामने किस तरह बिगी बिल्ली बन गए हैं। हालांकि ये चारों ही अपनी 3rd लेयर पर है, लेकिन फिर भी ये इस लड़के से इतना ज्यादा डर रहे हैं जो कि अपनी रेडियंट स्टेज की 2nd लेयर पर है। वायलेंट डीमन जूफेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है इनके पास वो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके पास से ले लो। वो लड़का जूफेन की तरफ देखता है और कहता है चलो जल्दी से वो इंग्रेडिएंट्स बाहर निकालो। जूफेन अपने पास से एक 4th ग्रेड का इंग्रेडिएंट निकालता है और कहता है ये पर्पल रूट्स हैं, ये 4th ग्रेड का इंग्रेडिएंट है। वो लड़का जूफेन के हाथ से वो पर्पल रूट्स ले लेता है और उसे सूंघने के बाद उसे खा जाता है। जूफेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स को इस तरह रॉ नहीं खा सकता, इनको रिफाइन किए बिना इनको खाया जाए तो बॉडी फट सकती है। अगर एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट्स भी इन सारे इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन किए बिना खाएगा उसकी सारी की सारी मेरिडियंस बर्बाद हो जाएंगी और वो कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इस लड़के ने उस इंग्रेडिएंट को ऐसे खा लिया है जैसे कि वो कोई फ्रूट था। लगता है कि जैसे एक फर्नेस है जिसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो इंग्रेडिएंट्स खुद ब खुद ही रिफाइन हो जाएंगे। वो लड़का उन इंग्रेडिएंट्स को खाने के बाद अपनी उंगलियां चाट रहा होता है। जूफेन कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है। वो लड़का उस इंग्रेडिएंट को खाने के बाद काफी ज्यादा बोर होता है और जूफेन से कहता है ये 4th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, क्या तुम्हारे पास कोई 5th ग्रेड का इंग्रेडिएंट है? जूफेन उसकी बात सुनने के बाद अपने पास से एक और जड़ी बूटी निकालता है और कहता है ये 5th ग्रेड का इंग्रेडिएंट है जो कि 10,000 साल पुराना है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे टेस्ट के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। वो लड़का जूफेन के हाथ से जल्दी से उस जड़ी बूटी को ले लेता है और कहता है पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं इस तरह का एक अच्छा मटेरियल देखे हुए। वो सारे येलो कपड़ों वाले वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, वो सारे ही मुझे 1 से 2 ग्रेड के मटेरियल्स खिलाते रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरे थे, उनका जायका भी बहुत ज्यादा बुरा था, लेकिन आज फाइनली मुझे एक 5th ग्रेड का मटेरियल खाने को मिल रहा है। जूफेन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अभी अभी इसने किसको मेंशन किया कि येलो कपड़ों वाले कौन है? इस पूरे टिंजू एम्पायर में येलो कपड़े तो सिर्फ रिजन एस्टेट वालों के हैं। वो लड़का उस इंग्रेडिएंट को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन चारों डीमन से कहता है तुम चारों काफी ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूँ, जाओ और जाकर मेरे लिए और भी अच्छे सारे इंग्रेडिएंट्स ढूंढ कर लाओ, अगर तुम लोग नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम चारों के सर काट दूंगा। वो चारों डीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जूफेन कहता है जरा रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुमने इन चारों को गुलाम बना रखा है। वो चारों जो कि खुश हो रहे थे वो भी वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने जूफेन को सारी बात नहीं बताई हुई। जूफेन कहता है ये तो सिर्फ एक बेड थी और इन्होंने तुम्हें इंग्रेडिएंट्स ला कर देने थे, लेकिन अब तुम और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की डिमांड कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लड़का ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और जूफेन से कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैंने किससे शर्त लगाई थी? मुझे तो गैम्बलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार शर्त लगाई थी और मैं उस शर्त में हार गया था और उसके बाद पिछले 300 साल से मैं बहुत ही लो ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स खाकर गुजारा कर रहा हूँ। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उस दिन के बाद से मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं कभी भी किसी के साथ बेट नहीं लगाऊंगा। जूफेन उसे कहता है तो फिर इस सब का क्या मतलब है? तुमने इन सब को अपने लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए क्यों कहा है? वो लड़का जूफेन से कहता है मैंने इन सब को शहर को तबाह करते हुए देखा, ये लोग अपने 5वें शहर की तरफ जा रहे थे जिसे वो तबाह करने वाले थे, वहीं पर मैंने
इनको पकड़ लिया। पहले तो मैं इन चारों को मारने वाला था, लेकिन इन चारों ने कहा कि ये मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ कर लाएंगे। मैंने इन चारों को छोड़ दिया, तब से ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। और वैसे भी मैं अकेला और कितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ सकता हूँ, इसलिए मैंने इन चारों को अपने साथ रख लिया है। ये चारों मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ कर लाते हैं। पहले तो मैं इनको मारने वाला था इनसे इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद, लेकिन जब मैंने इनके इंग्रेडिएंट्स खा लिए तो मैंने सोचा कि मैंने इनका नमक खाया है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। वैसे तो इनके क्राइम्स बहुत ज्यादा है, इन्होंने 4 पूरे शहरों को तबाह कर दिया। इसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा सजा दी जानी चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा इनको मौका देते हैं। मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया है। 3 दिन के बाद ये मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं और ये तब तक लाते रहेंगे जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जब तक बाहर की दुनिया की मेरी ट्रिप खत्म नहीं हो जाती और मैं वापस अपने घर नहीं चला जाता। और यहीं पर हमारी एपिसोड 162 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये छोटा लड़का कौन है, क्योंकि जू फैन से भी ज्यादा पावरफुल है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।